नवग्रहों का राजा सूर्य 14 मार्च 2024 को 12:23 पर शनि की कुंभ राशि से निकलकर गुरु की मीन राशि में प्रवेश करेंगे। अभी 1 महीने तक स्वग्रह ही शनि के साथ में युति में थे और अब मीन राशि में जो है पहले से गोचर कर रहे राहु के साथ युति में 1 महीना रहेंगे। 12 राशियों में मीन राशि सबसे अंतिम राशि है और सूर्य अपने 12 महीने का एक चक्र भी पूरा करने के लिए अंतिम राशि में गोचर करेंगे और फिर यहाँ से गोचर पूरा करने के बाद में एक नई शक्ति और नई ऊर्जा के साथ में अपने मित्र मंगल की मेष राशि में प्रवेश करेंगे, वहाँ उच्च के हो जाएंगे। लेकिन आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सूर्य के मीन राशि में गोचर की और देखेंगे कि सूर्य के राहु के साथ में मीन राशि में युति करने से सभी 12 राशियों पर इसका क्या असर पड़ेगा। मैंने इस वीडियो को 2 भागों में बनाया है ताकि ज़्यादा जानकारी आप तक मैं पहुंचा सकूं। यह मेरा पहला भाग है और इस भाग में पहली जो 6 राशियां हैं, मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि और कन्या राशि, यह पहली 6 राशियां मैं बताऊंगा। और फिर कल के दूसरे वीडियो में मैं तुला राशि से मीन राशि तक की तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशियों के बारे में बताऊंगा। लेकिन इस वीडियो में मैं पहले आपको राहु और सूर्य दोनों की प्रकृति को भी बताऊंगा या जान लेंगे हम इस वीडियो में, क्योंकि गुरु की मीन राशि में अभी तक राहु का गोचर हो रहा था और सूर्य जो है अग्नि है, तो कैसे छाया ग्रह राहु के साथ में सूर्य ग्रहण योग बनेगा और उससे सभी राशियों पर इस सूर्य ग्रहण के योग का क्या फर्क पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, यह मैं बताऊंगा। ऐसा माना जाता है कि सूर्य हमारे जीवन में समर्पण का, सहन शक्ति का, जीवन शक्ति का, इच्छा शक्ति का, मान का, सम्मान का और नेतृत्व करने की क्षमता आदि को नियंत्रित करते हैं। वही अगर शरीर के अंगों की बात करें तो यह हमारे हार्ट को यानी हृदय को और हड्डियों को दर्शाते हैं, इनका प्रतिनिधित्व भी करते हैं। सूर्य के मीन राशि में गोचर का अर्थ है कि यह सूर्य के गोचर चक्र का आखिरी गोचर है। सूर्य मीन राशि में आते आते अपनी सारी नकारात्मकता और अहंकारी प्रवृत्ति को समाप्त कर देते हैं और पुनः ऊर्जावान हो जाते हैं। इसके बाद यह अपनी उच्च की मेष राशि में प्रवेश करेंगे, वहाँ उच्च का ये हो जाएंगे और उच्च का अच्छा फल देंगे और पुनः अपने 12 राशि का जो गोचर चक्र है वह शुरुआत करेंगे। ज्योतिष शास्त्र और वैदिक शास्त्र में राहु केतु को छाया ग्रह का दर्जा प्राप्त है। इनको पापी ग्रहों की श्रेणी में जो है ग्रह उनमें माना जाता है। राहु हमारे शिक्षा, स्वास्थ्य, पारिवारिक जीवन, व्यवसाय और आध्यात्मिकता पर प्रभाव डालने वाले ग्रह माने जाते हैं। अगर कुंडली में राहु मजबूत हो या प्रबल होता है तो राहु के अंदर ऐसी शक्ति भी है, अगर शुभ फल देवे तो वह रंक से राजा बना देता है और अगर कमजोर होता है तो राजा से रंक भी बना देता है। इतनी क्षमता राहु की होती है। अगर कुंडली में राहु कमजोर होता है तो जीवन में मुसीबत के बाद मुसीबत का सामना करना पड़ता है। अगर राहु किसी की कुंडली के केंद्र भाव में त्रिकोण के स्वामी के साथ में स्थित हो अथवा कुंडली के त्रिकोण भाव में केंद्र के स्वामी के साथ प्रबल याजरोग कारक बना देता है, तो ऐसी स्थिति में बहुत ही जल्दी जिनकी कुंडली में यह योग बनता है, यानी कि त्रिकोण भाव के स्वामी के साथ में अगर राहु बैठ जाए तो ऐसा राजयोग पैदा करता है कि जिनकी कुंडली में ऐसा योग बनता है वह जिंदगी में बहुत जल्दी सफलता को प्राप्त करता है, ऊंचाइयों को प्राप्त करता है और राहु उनको बहुत उनके हाई लेवल या शिखर तक पहुंचा देता है। राजनीति और कूटनीति में आदमी को माहिर बनाना हो तो सूर्य और चंद्रमा के साथ में यह राजनीति और कूटनीति में वही लोग सफल हो सकते हैं जिनकी कुंडली में ऐसा राजयोग बनता है। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि त्रिकोण का स्वामी होकर के अगर राहु के त्रिकोण के स्वामी के साथ में राहु बैठता है तो ऐसा आदमी राजनीति और कूटनीति में माहिर बन जाता है और उनके लिए राहु का आशीर्वाद जो है वह बहुत महत्वपूर्ण होता है। राहु अगर सूर्य और चंद्रमा के साथ युति में हो तो सूर्य और चंद्र ग्रहण बन जाता है। जैसे कि अब
मीन राशि में पहले से राहु गोचर कर रहे हैं और अब सूर्य भी 14 तारीख को जो है मीन राशि में आ गए, तो सूर्य और राहु की युति से यहाँ मीन राशि में सूर्य ग्रहण योग बन गया है। इसका असर जो है सभी 12 राशि पर पड़ेगा। लेकिन आज मैं आपको यहाँ इस वीडियो में सूर्य के मीन राशि में गोचर का फल बताऊंगा। अगर राहु जो है मंगल के साथ में हो, किसी भी कुंडली में युति में हो, तो अंगारक योग बनता है। अगर किसी कुंडली में गुरु के साथ में राहु हो तो दरिद्र योग या चंडाल योग बनता है। और अगर राहु शुक्र के साथ में हो तो अभूतव योग बनाता है। शनि के साथ अगर किसी कुंडली में राहु की युति हो तो इसको ज्योतिष शास्त्र में पिशाच योग का नाम बनाया है, पिशाच योग का नाम दिया है, या ऐसा माना जाता है कि शनि और राहु की युति से पिशाच नामक योग बनता है। और ये कुंडली के अलग अलग भाव में राहु की, सूर्य की, चंद्र की, मंगल की, गुरु की, शुक्र की, शनि की युति अलग अलग भाव में बनती है। उनका जो फल है वो अलग अलग मिलता है। आपकी कुंडली में राहु किसके साथ में बैठा है, किस भाव में बैठा है, यह सब अलग एक फड़ादेश का विषय है। इसको आप अपने कुंडली के हिसाब से कभी किसी विशेषज्ञ ज्योतिषी को बताकर पता कर लेना। और राहु के शुभ होने से क्या फल मिलता है, राहु के अशुभ होने से क्या फल मिलता है, इसका मैंने वीडियो एक बनाया है। आज मैं पहली 6 राशियां सूर्य के मीन राशि में गोचर करने से बता रहा हूं। कल मैं दूसरा भाग आपको बताऊंगा और उसके बाद में तीसरा भाग जो राहु से संबंधित है वह परसों मैं आपको बताऊंगा। आप मेरा राहु वाला जो वीडियो है वह ज़रूर देखें, ताकि आपको उससे बहुत समझ आ जाएगा कि आपकी कुंडली में राहु आपको कैसा फल दे रहा है। मेरा यह जो राशिफल है चंद्र राशि पर आधारित है, इसलिए आपकी जन्म कुंडली में आपकी जो जन्म की राशि है उसी राशि के अनुसार मेरे इस वीडियो में आप अपनी राशि देखें। मैंने इस वीडियो को 2 भागों में बनाया है। यह पहला भाग है और दूसरा भाग मैं कल पोस्ट करूंगा। तीसरा राहु के बारे में परसों पोस्ट करूंगा। वीडियो देखने के बाद में अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में ओम सूर्याय नमः अवश्य लिखें। अब देखते हैं कि सूर्य के मीन राशि में गोचर से आपकी और मेष राशि से कन्या राशि तक की पहली जो 6 राशियां हैं इसके 6 राशियों पर कैसा असर पड़ेगा। लेकिन उसके पहले मैं आपसे एक छोटा सा संदेश देना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं, जो आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। अगर आप मेरे से फ़ोन पर बातचीत करना चाहते हैं तो केवल रविवार को दिन में 10 बजे से 11 बजे के बीच में 9462575291 इस नंबर पर मेरे को फ़ोन करके बातचीत कर सकते हैं या कोई एक ज्योतिष से सवाल पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसको लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और फिर घंटी के बटन को भी दबाएं, ताकि जैसे ही मेरा कोई नया वीडियो पोस्ट होता है तो आपको तुरंत सूचना मिल जाए और आप उसको सबसे पहले देख सकें। मैं यति महाराज आप सभी दर्शकों का दैनिक यति राशिफल चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। और अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि पहले भाग में मेष राशि से कन्या राशि तक का कैसा प्रभाव सूर्य के मीन राशि में गोचर करने से पड़ेगा। मैं शुरुआत करता हूं मेष राशि से। मेष राशि आपकी राशि के लिए सूर्य जो है 5वें संतान और शिक्षा स्थान का स्वामी है और अब आपके 12वें खर्च भाव में गुरु की मीन राशि में राहु के साथ में गोचर कर रहे हैं। सूर्य और राहु की युति से सूर्य ग्रहण योग आपके 12वें खर्च भाव में बना है, इसलिए यह गोचर आपके लिए विशेष लाभदायक नहीं रहेगा। हालांकि कुछ अच्छे बदलाव जरूर आपके जीवन में देखने को मिलेंगे। सूर्य शक्ति का कारक होता है और जब शक्ति खर्च भाव में हो तो काम करने की क्षमता पर इसका सीधा असर पड़ता है और काम करने की क्षमता कम हो जाती है। काम में कमी का सीधा मतलब होता है कि आय में कमी होना। व्यापार में, व्यवसाय में जो है आपको थोड़ी सफलता कम मिलती है, लेकिन जिनका काम विदेशों से जुड़ा है या व्यापार को विदेश तक आप फैलाना चाहते हैं, अब जोड़ना चाहते हैं विदेश को भी, तो सफलता आपको मिल जाएगी। विदेश जाना चाहते हैं तो आप प्रयास कर सकते हैं, आपको सफलता मिलेगी। इस गोचर के समय कोई नया इन्वेस्टमेंट करना ठीक नहीं रहेगा, आपका पैसा फंस सकता है। जिनका व्यापार पहले से ही घाटे में चल रहा है तो अब वो उसको बंद करके कोई और काम करने की सोच सकते हैं, लेकिन इस समय में कोई बदलाव करना आपके ज़्यादा हित में तो नहीं लग रहा है। अगर आप नौकरी करते हैं तो भी यह समय कुछ कठिनाइयों वाला बीतेगा। आपका ट्रांसफ़र आदि हो सकता है, कोई घोटाला आदि का इल्ज़ाम भी लग सकता है, इसलिए आपको हर समय में हर काम बहुत सावधानी के साथ में करना पड़ेगा। पारिवारिक दृष्टि से अगर देखें तो ये समय कोई बहुत बड़ा उत्साहजनक नहीं रहेगा।
आपसी समझ में कमी, आपसी मतभेद उभर सकते हैं और गोचर के दौरान कुछ अनावश्यक खर्च या अनावश्यक अचानक से खर्च करने की स्थिति में भी आपको गुजरना पड़ सकता है। स्वास्थ्य का पाया थोड़ा कमज़ोर रहता हुआ लग रहा है। आलस है, सरदर्द है, आँख, नाक, कान, मुँह आदि में कोई समस्या आ सकती है या फिर बुखार आदि का सामना करना पड़ सकता है। अब मैं मेष राशि वालों के लिए उपाय बता देता हूँ। आप रोजाना सूर्य को जल चढ़ाएं और ओम घृणिम सूर्याय नमः इस मंत्र के नियमित जाप करें। अब देखते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए सूर्य चौथे सुख और माता स्थान का स्वामी है और अब आपके 11वें लाभ स्थान में गोचर कर रहे हैं। सूर्य का मीन राशि में गोचर आपके लिए शुभ परिणाम देने वाला रहेगा। हालांकि राहु के साथ में युति के कारण सूर्य ग्रहण योग जो है आपके लाभ स्थान में बन गया है। इस साल में खास करके व्यापारियों के लिए यह समय हर साल की तरह ही खास लाभदायक समय रहेगा, लेकिन बीच बीच में आपको लाभ में कमी और पैसे फंसने जैसी स्थिति का सामना करना पड़ेगा। आपका काम धंधा अच्छा चलेगा। आर्थिक लाभ जो है रुक रुक कर आपको इस महीने में मिलेंगे। नया काम शुरू करने का मौका मिलेगा। बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। नौकरी करते हैं आप तो प्रमोशन आदि मिलने के प्रबल योग हैं। आप अनेक प्रकार से धन कमा सकते हैं। आय के रास्ते खुलेंगे और अच्छे और प्रभावशाली लोगों से आपका संपर्क बढ़ेगा और ये संपर्क जो है आगे चलकर लाभदायक सिद्ध होगा। अगर आप राजनीति या खेल से संबंध रखते हैं तो अपनी छाप छोड़ने में कामयाब रहेंगे। अगर आपका कोई काम काफ़ी समय से रुका हुआ था और इस गोचर के दौरान फिर से आप शुरू करेंगे तो वह काम आपका बन सकता है। कुछ नए विचार भी आएंगे आपको, उनको भी आप इस समय में आजमा करके देख सकते हैं। सरकारी और राजनीतिक लाभ भी मिलने के पूरे योग बने हैं। समाज में यश कीर्ति बढ़ेगी और पद प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी। सूर्य की दृष्टि पंचम संतान और शिक्षा स्थान में रहेगी, इसलिए जो नवविवाहित जोड़ा है संतान की उम्मीद लगाए बैठे हैं उनको संतान की प्राप्ति के योग प्रबल बन रहे हैं और जिनके बच्चे बड़े हो गए हैं उनको संतान की सफलता की खुशी इस महीने में मिलने का योग है। आपका जीवन साथी आपके प्रति बहुत विनम्र और सहज रहेगा। जो लोग किराए के मकान में रहते हैं वो भी अब अपने मकान के लिए प्रयास करें और जिनको वाहन सुख की कमी थी वो भी इस गोचर के दौरान अपना वाहन खरीद सकते हैं, क्योंकि सूर्य आपके चौथे सुख स्थान का स्वामी है और लाभ स्थान में गोचर कर रहा है, तो ये लाभ भी मिलेगा। माता का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। भूमि भवन में या अन्य क्षेत्र में किया गया इन्वेस्टमेंट आपको आगे लाभ प्रदान करेगा। मित्रों और परिवार का सहयोग मिलेगा। यात्रा से भी लाभ होगा। कोई शुभ मांगलिक काम भी आप करवा सकते हैं। कुल मिलाकर ये सूर्य का राहु के साथ में जो भ्रमण है आपके लिए चहुमुखी सफलता प्रदान करने वाला सिद्ध हो सकता है, लेकिन इसके लिए आपकी कुंडली में राहु की स्थिति अच्छी होनी जरूरी है और राहु की स्थिति जानने के लिए आपको किसी विशेषज्ञ ज्योतिषी को अपनी कुंडली बताकर यह पता करना पड़ेगा। मैं वृषभ राशि वालों के लिए उपाय बता देता हूं कि आप गेहूं के आटे से बनी रोटी जो है गाय को, कुत्तों को, गरीबों को लगातार दान करते रहें। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए सूर्य तीसरे पराक्रम और भाई बहन स्थान का स्वामी है और अब आपके 10वें कर्म स्थान में गोचर कर रहा है। सूर्य राहु की युति सूर्य ग्रहण योग भी आपके 10वें कर्म स्थान में बना रही है, इसलिए व्यापार नौकरी में मिले जुले फल प्रदान करने वाला रहेगा। मिथुन राशि के जो लोग सरकारी नौकरी में हैं उन्हें लाभ मिलने की पूरी संभावना है और जो लोग कमीशन के काम से या वकालत के काम से या सेल्समैन के काम से या किसी भी प्रकार के संचार क्षेत्र से जुड़े हैं या अधिकारी वर्ग के हैं उनको मनोनुकूल जो है लाभ मिलेगा। ज्योतिषी, धर्म प्रचारक, धर्मगुरु, शिक्षक आदि भी इस गोचर के दौरान लाभ में रहेंगे। कला का क्षेत्र हो या राजनीति का क्षेत्र हो, आपका इस समय में आपको पद प्रतिष्ठा का लाभ मिलेगा। यह समय मिथुन राशि के लिए अपने आप को आधुनिक बनाने का है। अगर आप अपना संचार माध्यम मजबूत करेंगे तो लाभ मिलेगा। जो लोग व्यापार से जुड़े हैं तो व्यापार उन्नति करेगा और लाभ लगातार मिलता रहेगा। कोई नया काम करने का मौका भी मिल जाएगा। आप जो भी काम करें पूरी लगन से करेंगे उसमें सफलता मिलेगी, लाभ होगा आपको। आपका परिचय क्षेत्र और ज़्यादा विस्तृत होगा। सामाजिक क्षेत्र हो या राजनीति का क्षेत्र हो, आपको उच्च पद की प्राप्ति के प्रबल योग बनेंगे, क्योंकि सूर्य यहाँ कानूनी और प्रतिस्पर्धा में आपका बल बढ़ाएगा और विजय बनाने में आपको सहायता करेगा। आपका पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा। भाई बहन का साथ और संपूर्ण सहयोग पूर्ण रूप से आपको मिलेगा। पिता या पिता तुल्य व्यक्ति से संबंध अच्छे रहेंगे, या ऐसा कहूँ कि आप उनकी सलाह से भी काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। आप एक जिम्मेदार समाज सेवक या सार्वजनिक हस्ती के रूप में भी उभर सकते हैं। कुल मिलाकर
जो है यह गोचर आपके लिए जीवन में मील का पत्थर साबित हो सकता है, लेकिन इसके लिए आपकी कुंडली में राहु की स्थिति कैसी है यह आपको जानना जरूरी है। इसके लिए आप किसी विशेषज्ञ ज्योतिषी को अपनी कुंडली बताएं और राहु सूर्य की स्थिति का अनुमान लगाएं और पता करें। मैं मिथुन राशि वालों के लिए जो है उपाय बता देता हूँ। आप सुबह जल्दी उठें और सूर्य को नमस्कार करें और सूर्य को जल का अर्घ दें, इसका फल आपको शुभ मिलेगा। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए सूर्य जो है दूसरे धन और कुटुंब स्थान का स्वामी है और अब आपके 9वें भाग्य स्थान में भ्रमण हो रहा है। यह भ्रमण आपके लिए एक शक्तिशाली और शुभ धन योग का निर्माण कर रहा है और यह गोचर आपके लिए शुभ फल प्रदान करने वाला रहेगा। 9वें भाव में पहले से ही राहु का गोचर आपके चल रहा है, इसलिए अब आपके भाग्य स्थान में सूर्य राहु का ग्रहण योग बन गया है। भाग्य स्थान में अगर सूर्य ग्रहण का योग बनता है तो जितने शुभ फल सूर्य प्रदान करने वाला होता है उसमें कुछ न कुछ कमी कर देता है। आज मैं आपको यहाँ पर सूर्य से आपको मिलने वाले शुभ योग के बारे में जानकारी दूंगा। इसलिए सूर्य के इस भ्रमण के दौरान आपको अनेक प्रकार के आगे बढ़ने के और लाभ कमाने के अवसर मिलने वाले हैं, लेकिन राहु बाधा बन सकता है। हालांकि सूर्य के गोचर से निश्चित रूप से आपको मान सम्मान और प्रसिद्धि बढ़ाने वाला यह गोचर रहेगा। अगर आप व्यापार से जुड़े हैं तो कठिन परिस्थितियों के बावजूद आप हर प्रकार के संघर्ष में तेजी से आगे बढ़ेंगे और सफलता पाएंगे। आपका कारोबार अब धीमे धीमे विस्तार की तरफ अग्रसर होगा। जो लोग तरल पदार्थ या राशि के काम से जुड़े हुए हैं यानी चंद्र राशि के काम से जुड़े हुए हैं उनको इस महीने में थोड़ा लाभ बढ़ाने का सुनहरा मौका या अवसर मिल जाएगा। इसको आप अपनी सूझबूझ और लगन से हासिल भी कर सकते हैं। आपकी जो रुचि है धार्मिक कार्यों में ज़्यादा बढ़ेगी। कोई नज़दीक दूर की धार्मिक यात्रा कर सकते हैं। गुरु के प्रति अगर आप समर्पित भाव से रहे तो आशीर्वाद भी आपको मिलेगा, लेकिन इस दौरान आपके पिता की सेहत जरूर नरम गरम रहेगी और कुछ अच्छे लोगों से परिचय भी होगा और उनका साथ सहयोग भी मिलेगा और आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता भी मिल जाएगा। पारिवारिक माहौल आपके लिए अच्छा रहेगा। जीवन साथी का जो सहयोग है वह आपके साथ में पूर्ण रूप से रहेगा। संतान पक्ष और स्वास्थ्य का पाया मजबूत रहेगा। धन जमा करने के अवसरों को आपको पहचान करके उसका जो है लाभ उठाना पड़ेगा। कुल मिलाकर के ये गोचर आपके लिए धन मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाला रहेगा। इसके लिए आपकी कुंडली में राहु का भी अच्छा और शुभ भाव में स्थित होना और शुभ फल देने वाला होना जरूरी है। इसलिए अगर आपको पता नहीं है कि राहु कैसा है तो आप अपनी कुंडली किसी विशेषज्ञ ज्योतिषी को बताकर इसका पता कर सकते हैं। मैं कर्क राशि वालों के लिए उपाय बता देता हूँ। आप सूर्य का ध्यान करें और गरीबों की सेवा करें। भूलकर भी साधु संतों गुरु का अपमान इस गोचर के दौरान ना करें। अब बात करते हैं सिंह राशि की। आपकी राशि का स्वामी है सूर्य और अब आपकी राशि से 8वें मृत्यु स्थान में राहु के साथ में सूर्य ग्रहण करके गोचर कर रहा है। ऐसे देखें तो 8वां भाव केवल मृत्यु का ही नहीं होता बल्कि कुछ अचानक फेरबदल और दुख का भी माना जाता है। और जब लगन का स्वामी इस भाव में गोचर करे तो परिणाम मिले जुले ही मिलते हैं। साथ में अगर राहु हो तो और समस्या थोड़ी बढ़ सकती है। कारण यह कि भाव एक तो यह 8वां भाव ही अशुभ भाव माना गया है। इस भाव में सूर्य का राहु के साथ में गोचर हो रहा है तो आप यात्रा आदि को जितना टाल सकते हैं उतना टालना आपके लिए ठीक रहेगा। इस पूरे महीने में जितनी हो सके आप यात्रा कम करें। बहुत बेहद ज़रूरी हो तो सुरक्षित यात्रा करें। नया निवेश आदि भी करना ठीक नहीं रहेगा। आपका व्यवहार भी कुछ बदला कठोर जैसा रहेगा। अगर आप इस गोचर के दौरान लापरवाही से बचें तो अधिक गुस्सा करने से बचें और अधिक लालच करने से बचें। अपने आप पर भरोसा रखें, बुद्धिमानी से काम करें, धैर्य रखें। किसी भी बात को पहले समझें और फिर करें या समझने के बाद में बोले तो अच्छा रहेगा। अगर आप व्यापार से जुड़े हैं तो हो सकता है कि आपकी इच्छा के अनुरूप इस समय में लाभ न मिले तो भी आपको हिम्मत नहीं हारना है। लगातार अपने काम को करते रहना है। नौकरी में है तो हो सकता है आपके साथी या बॉस आपसे नाराज हो जाए तो भी आपको साहस से काम लेना है। अपने कार्य कौशल को बहुत मेहनत से चमकाना है। आप अपना ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना आपके काम में निखार आएगा और भविष्य का निर्माण करने में ठोस कदम हो जाएगा। आपके विरोधी भी कुछ मुखर रहेंगे इस गोचर के दौरान, लेकिन आपको छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं करना है। परिवार में भी आपका और जीवन साथी कुछ आपसे रूठा रहेगा, लेकिन उनका भी आपको निरादर नहीं करना है। झगड़ा विवाद कानूनी कार्रवाई आदि से आपको हमेशा इस गोचर के दौरान बचना पड़ेगा। अगर आपने इस गोचर के दौरान धैर्य का साथ नहीं छोड़ा तो आपका ये समय भी साधारण रूप से गुजर जाएगा और फिर अगली बार तो सूर्य उच्च का हो रहा है। इसलिए आप शांति से इस गोचर के दौरान काम करें, यह मेरी सलाह है। 8वें मृत्यु स्थान में सूर्य राहु का आपकी कुंडली के अनुसार
कैसा फल मिलेगा, ये जानकारी पाने के लिए आप अपनी कुंडली किसी विशेषज्ञ ज्योतिषी को बताएं और पता करें। मैं सिंह राशि वालों के लिए उपाय बता देता हूं कि जहां कहीं भी आपके आस पड़ोस में किसी मंदिर में अखंड जलता हुआ हवन कुंड हो, वहां पर प्रत्येक रविवार को एक सूखे नारियल के गोटे की आहुति सूर्य का मंत्र ओम गणिम सूर्याय नमः, यह मंत्र बोलते हुए जो सूखा नारियल गोटा होता है उस अग्नि कुंड में होम कर दे आप, इसका फल अच्छा मिलेगा। अब बात करते हैं इस वीडियो की आखिरी कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए सूर्य जो है 12वें खर्च भाव का स्वामी है और अब आपके 7वें जीवन साथी साझेदार भाव में राहु के साथ में सूर्य ग्रहण करके भ्रमण कर रहे हैं। यह गोचर आपके लिए मनोकामना पूर्ण करने वाला फल प्रदान करने वाला रहेगा। हालांकि कुछ तकलीफ और समझ की तालमेल भी आपस में आपके जो है देखी जाएगी। अगर आप व्यापार से जुड़े हैं तो अब आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता, लेकिन आगे बढ़ने के लिए मेहनत भी करना जरूरी रहेगा और यही काम आपको अब करना है। अगर आपने मेहनत की तो आप जैसा चाहते हैं वैसी सफलता आपको मिल जाएगी। अगर आप कोई नया काम करना चाहते हैं तो अब आपको सुविधा भी मिलती चली जाएगी, लेकिन किसी साझेदारी के चक्कर में इस समय में आपको नहीं पड़ना है। अगर आपने किसी के साथ में साझेदारी में काम किया, व्यापार किया या कुछ भी काम किया तो यह आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा, इसका अशुभ फल हानि के रूप में उठाना पड़ेगा। यह समय आपको अकेले आगे बढ़ने में सहायक सिद्ध होगा। जैसा कि आपको पता है सूर्य आपके 12वें खर्च भाव का स्वामी है, इसलिए आपके धन को बढ़ाने में कई प्रकार के प्रयत्न आपको करने पड़ेंगे। हालांकि रुकावटें भी खूब आएगी आपके इस महीने में। नया काम शुरू करने से पहले घर परिवार के लोगों की और किसी अनुभवी लोग की सलाह लेने के बाद में आप यह काम शुरू करें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। नौकरी पेशा लोग हैं उनके जो काम है वह अब अच्छे से आगे चलेंगे। विदेश से जुड़े लोग या विदेशी कंपनियों से जुड़े जो लोग हैं तो आप तो भारी लाभ मिलने की आशा इस गोचर के दौरान कर सकते हैं, जिनका संबंध व्यापार का आय का विदेश से है। आपको इस गोचर के दौरान अपने से बड़े जो लोग हैं उनकी सलाह आपको ज़रूर लेते रहना चाहिए, क्योंकि बड़े लोगों के पास में अनुभव होता है। अनुभवी की सलाह लेकर जो काम इस गोचर के दौरान आप करेंगे उसमें आपको हानि तो कम से कम नहीं उठानी पड़ेगी। और जो बड़े लोग हैं उनके साथ में आपका व्यवहार बिल्कुल विनम्र और शालीनता से भरा हुआ होना चाहिए, उनको अपमानित नहीं करना है। अपने साथियों के साथ अगर आप कहीं लड़ाई आपके साथियों के साथ में, आपके साथ में अगर कोई मित्र है, परिवार के लोग हैं, अगर लड़ाई झगड़े जैसी स्थिति बनती है तो ऐसी स्थिति से आपको तुरंत अपने आप को अलग कर लेना है। इस गोचर के दौरान लड़ाई झगड़ा, कानूनी विवाद आदि अच्छे आपके हित में नहीं रहने वाले हैं। आपका जीवन साथी भी आपकी बातों से कभी कभी जो है असहमति जता सकता है। जो अविवाहित है अभी उनके विवाह के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। प्रेम करने वाले प्रेमियों को भी इस गोचर के दौरान आपसी तालमेल का अभाव महसूस होगा। दोनों के विचारों में कई बार फर्क आएगा। पेट दर्द हो या कमर दर्द हो या फिर कंधे का गर्दन का दर्द हो, आपको परेशानी इस गोचर के दौरान हो सकती है। कुल मिलाकर सूर्य का सप्तम स्थान में राहु के साथ में भ्रमण आपको हर प्रकार के अनुभवों से जो है रूबरू करवाएगा और आपको इस गोचर में कई प्रकार के मीठे और कड़वे अनुभवों का सामना भी आपको करना पड़ेगा। अगर आपकी कुंडली में राहु की स्थिति अच्छी है तो आप सभी को अच्छे फल मिलेंगे जो मैंने बताए हैं, या नहीं है कुंडली में राहु की स्थिति अच्छी तो आप किसी विशेषज्ञ ज्योतिषी को अपनी कुंडली बताकर इस गोचर के बारे में पता कर सकते हैं। मैं कन्या राशि वालों के लिए उपाय बता देता हूं कि आप गरीबों को उनकी आवश्यकता के अनुसार दवाइयां दें, सूर्य मंत्र के जाप लगातार करवाएं। सूर्य के जितने भी 6-7 हज़ार होते हैं उसके दशांश के साथ में आप सूर्य मंत्र के जाप करवा लें तो यह आपके लिए अच्छा होगा। यह था आज के वीडियो में सूर्य के राशि परिवर्तन करके मीन राशि में प्रवेश करने से पहली जो 6 राशियां हैं मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा की जानकारी। कल मैं दूसरे भाग में तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन राशि के बारे में आपको जानकारी दूंगा। अगर आपको वीडियो ये पसंद आया है तो आप इसको लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में ओम सूर्याय नमः अवश्य लिखें, क्योंकि इस महीने में सूर्य और राहु पूरे महीने में साथ रहेंगे और आप सबको मैं
समझ रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि सूर्य की आशीर्वाद की शुभता की आवश्यकता है, इसलिए आप नीचे सूर्य की शुभता या शुभ फल पाने के लिए ओम सूर्याय नमः अवश्य लिखें। कल मिलते हैं दूसरे भाग में। जय जिनेंद्र।